ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई मोहर चित्र 1.1 संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारे जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। हड़प्पा सभ्यता का चित्र 1.1 में हड़प्पाई मुहर दिखाई गई है। परिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, पर पुरातत्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा काल खंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक चित्र 1.2 में और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुतः अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। मानचित्र 1 इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी पृष्ठ 6 के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। चित्र 1.2 में मनके, बाट तथा फलक दिखाए गए हैं। मानचित्र अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हैं। यह एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह बीसी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गई है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता था जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईपी, सीई के लिए ई तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया है। मानचित्र 1 कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल रेखाचित्र पैमाने नहीं दिया गया है। अरब सागर नीचे नागेश्वर, रंगापुरा, नर्मदा, लोथल, माही, साबरमती, धवलावीरा, अमरी, बालकोटा, सुतकाडोर, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, सिंध, गंवेरीवाला, चंबल, कालीबंगनम, बर्नवाली, मिथाल, यमुना, गंगा, राखवाड़ी, सतलज, हड़प्पा, रावी, चेनाब, झेलम और मांडा। ये चित्र का है आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली में संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालक तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार का संरचनाएं लगभग 9 के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों पर त्याग किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था।
ये आरंभिक और तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां सिंध और चेलिस्तान थार रेगिस्तान लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। ये बस्तियों की कुल संख्या सिंध और चेलिस्तान में 106, 239 आरंभिक हड़प्पा स्थल 5237, विकसित हड़प्पा स्थल 65, 136 नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 4332 त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 2933। निर्वाह के तरीके आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाजों के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों तो अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आकेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पंछियों की हड्डियां भी मिली हैं। कृषि प्रौद्योगिकी हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों पर इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और वन वाली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविद को कालीबंगनम राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों का पहचानना का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या वे धातुओं के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांशतः हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का ये चित्र दिखाए गए हैं। मानचित्र 2 दम सादात सिंध सिसवल कोट दीजी अमरी नाल अरब सागर। मानचित्र 2 आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र रेखांकित पैमाने पर नहीं है। चित्र 1.3 में पकी ईंटी से बना वृषभ चर्चा कीजिए। मानचित्र 1 और 2 का आपस में तुलना कीजिए और इन बस्तियों के वितरण में समानता और असमानता की सूची बनाइए। सिंचाई प्रयोग के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। चित्र 1.4 धातु के औजार। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? चित्र 1.5 धौलावीरी से मिला जलाशय। इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। राजगिरी कार्य पर विशेष करके देख लीजिए। चर्चा कीजिए कि आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातत्वविद किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। ये पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलना से
यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पूरा वस्तु किस प्रयोग में लाई जाती थी। मौके खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर सकते हैं। क्या यह एक उपयोगी नीति है? चित्र 1.6 अवतल आटा चक्की। ये अवतल में आटा चक्की दिखाई गई है। पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन पत्थर सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनके अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिसके निचले पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरे वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालाना या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्राहकों से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत दिखाई गई ये चक्कियों का चित्र है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर केंद्र, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्म से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों मोहनजोदड़ो का नक्शा 1.7 निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? निचला शहर DKG उत्तर हिस्सा आभूषण खाई ब्लॉक, DKC क्षेत्र, DKB क्षेत्र, DKG दक्षिण हिस्सा। द पुरास्थल 3 दुर्ग, पुरास्थल 2 SDIEM क्षेत्र एकल क्षेत्र, DKA क्षेत्र मानियर क्षेत्र, BSA क्षेत्र, BSB क्षेत्र, HRB क्षेत्र इधर L क्षेत्र दिखाया गया है और IEM क्षेत्र, JDF क्षेत्र दिखाई गई है, HRA क्षेत्र दिखाया गया है। ये मीटर स्केल 0 से 50, 100 और 200 नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुरातत्वविदों के नाम का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई। ने इन्हीं क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटें के चबूतर पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतर पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रमिक दिवस अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतर के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी। जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों का सबसे अनूठा
अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों के को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अलग बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों में जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। दुर्ग हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस पर नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहरों के कई हिस्सों भी दीवारों से घेरे कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ये पहले वाला हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरियों के लिए ईंटों बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार एक स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। चित्र 1.8 में मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। ये विशाल प्रवेश द्वार है। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दी जाने वाला महत्व था। भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपनी एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग 700 थी। ये 0 से 1, 5, 10 मीटर और फीट 20 फीट में दिखाई गई हैं। ऊपर 16, नीचे 15 क 14 पक्की मिट्टी की नाला, 12 क 12, 11, 18 क 17 क 15, 5 क नीचे 5 क के बाद 5, 6, 7, 8, 9। आंगन कहाँ है, 2 सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है। ये चित्र 1.9। यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सीमित आरेखण है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं था। कमरा नंबर 6 में नीचे दिखाया गया कुआं है। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली नलियों के विषय में मौके लिखित हैं। निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियों पहले एक हौदी या मल कुंड में खाली होती थी जिसे में ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मेंक, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक
सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिल थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियों पक्की ईंटों से बनाई गई थी। पक्की ईंटें नालियों से बनाई गई थी। दुर्ग दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार ये सम्मिलित हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशयों के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी तथा और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थीं। जलाशयों के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनसे एक से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक नली गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नलियों गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलन से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नानों के लिए किया जाता था। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? चर्चा कीजिए। मोहनजोदड़ो की कौन से वस्तु कला संबंधित लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? चित्र 1.10 दुर्ग का नक्शा जो मीटर में 0 से 20, 20 से 40 और 60 के पैमाने पर है। फीट में 0 से 50, 100 से 200 में नीचे से स्टार्ट संरक्षित दीवार है जो ACC क्षेत्र कहलाता है। स्तंभों वाला हॉल L क्षेत्र ऊपर है। संरक्षित दीवार बगल में और दीक्षित द्वार खोदी गई खाई F पर। सीढ़ियां जेनसेन द्वारा खोदा गया कुआं। दक्षिणी हिस्सा और इधर संरक्षित पूर्वी दीवार। सीढ़ियां मालगोदाम। मुख्य सड़कें विशाल स्नानागार दैवीय मार्ग स्तूप क्षेत्र महाविद्यालय व्हील द्वारा खोदी गई गहरी खाई पूरा स्थल विशाल आंगन मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई। और नीचे ये दुर्ग ऊपर की तरफ उत्तर तो नीचे की तरफ और से दक्षिण होना है। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सावधान पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक सावधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों की गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंट की चिकनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मरणोपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी से समीप शंख के 3 छल्ले जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर तो मृतकों को तांबे के दर्पण
के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ये चित्र 1.11 एक तांबे का दर्पण दिखाया गया है। विलासिता की वस्तुओं की खोज। ये चित्र 1.12 में फायंस से बना हुआ एक पात्र फायंस सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनकी चकियां, मृद भांड, सुइयां, छावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं, जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बने जटिल तकनीकियों से बनी हो। इस प्रकार फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पक्का करके बनाया गया पदार्थ है। के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां, जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हमें ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी हुई दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं, और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं, और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामी ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये सब तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। चर्चा कीजिए। आधुनिक समय में प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों पर चर्चा कीजिए। ये किस सीमा तक सामाजिक भिन्नताओं पर परिलक्षित हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चन्हुदड़ों को चित्रित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाने, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर बनाने तथा बाट बनाने सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलिनियम सुंदर लाल रंग का, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थरों, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थरों के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ चित्र 1.3 में औजार तथा मनके दिखाए गए हैं। ये औजार और ये मनके चित्र में हैं को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकी में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकियों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है।
पुरातत्वविद द्वारा किए गए प्रयोग ने यह दर्शाता है कि कार्निलियन का रंग लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादक के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चंदहूड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेदक करने के लिए विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चित्रित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्री तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं, जिसमें चूड़ियां, करछियां तथा पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरे बस्तियों तक ले जाया जाता था। इस प्रकार यह भी संभव है कि चंदहूदड़ों और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। ये चित्र में मनके, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने पुरातत्वविद मृद भांड, इनमें से कई पुरातत्वविद दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। ये वाला चित्र देख सकते हैं। ये चित्र है उत्पादन केंद्र की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिए गया माला तथा कूड़ा करकट। चित्र 1.15 में मृण मूर्ति है। चर्चा कीजिए। इस अध्याय में दिखाई गई पत्थर की पूरा वस्तुओं की एक सूची बनाई। इनमें से प्रत्येक के संदर्भ पर चर्चा कीजिए। क्या आप इन्हें उपयोगी विलास की वस्तुएं माना जाए? क्या इनमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जो दोनों वर्गों में रखी जा सकती हैं? यहाँ तक कि कूड़े करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों को टुकड़े कूट के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को एक छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। चित्र 1.16 में तांबे तथा कांच के बर्तन दिखाए गए हैं। ऊपर वाला तांबे, नीचे वाला कांच का बर्तन है। माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों में मांगने पड़ते थे। बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान्य तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इनकी उप नदियों के बगल में बने नदी मार्ग के साथ ही तटीय मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा इसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पा वासियों शिल्प उत्पादक हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियों स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरा स्थल थे जो सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुखई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कर्निलियन गुजरात में भड़ौच, सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान के स्रोत के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा ना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुएं ऐसे संपर्क की संकेत हैं। खेतड़ी क्षेत्रों में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों
ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुएं का असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ये मानचित्र भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अल तिपे डेम्बे तुरान, मेसोपोटामिया, उरुक, ऊर, शहर ए सोख्ता, हड़प्पा, मोलुहा, लोथल, सुतका, गेडोरो, टेपो या दिलमुन, मगान, रसाल, जनैज, लाल सागर, अरब सागर। मानचित्र 3 में हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया रेखाचित्र पैमाने पर नहीं है। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज इंगित करते हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थल से मिला है। ऐसी मिट्टी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता है, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। चित्र 1.17 ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान चित्र में दिखाया गया है। तीसरी ये चित्र 1.8 में मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर, परंतु इस पर बना कूड़ा कबूतरदार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहर, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुना संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, जार्ज, वर्धमणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है, तुम्हारा पंछी हाजा पंछी हो, उसकी आवाज राजा प्रसाद में सुनाई दे। ये चित्र 1.9 फारस बहरीन में मिला गोलाकार फारस की खाड़ी। बहरीन में मिला गोलाकार फारस की खाड़ी के प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुना के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। चित्र 1.2 में नाव के चित्र वाली मुहर। कई राजा प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि राजा हाजा पंछीमोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिलता था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविक का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। चर्चा कीजिए, हड़प्पाई क्षेत्र में ओमान, दिलमुन तथा मेसोपोटामिया तक कौन से मार्ग से जाया जा सकता था? ये चित्र 1.2 में एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर दिखाए गए हैं। मुहरें, लिपि तथा बाट। मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क में सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला
एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख्य रस्सी से बंधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। चित्र 1.2 में रोपण में मिला यह मुद्रांकन मिट्टी मिट्टी के इस टुकड़े पर कितनी मुहरें की छाप दिखाई देती हैं। एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांशतः अभिलेखों संक्षिप्त है। इस सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला जहां प्रत्येक अक्षर एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है ये नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण के दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के अवठट, तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी। चर्चा कीजिए। वर्तमान समय में सामान के लंबी दूरी के विनिमय के लिए प्रयुक्त कुछ तरीकों पर चर्चा कीजिए। उनमें क्या क्या लाभ और क्या क्या समस्याएं हैं। बाट विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी तरह के निशान से रहित घनाकार चित्र 1.2 होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी अंक 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि उत्तरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मानकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृत भांडों, चित्र 1.14, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियों विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था। चित्र 1.23 में एक पुरोहित राजा का चित्र दिखाया गया। प्रसाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविदों मेसोपोटामिया के इतिहास तथा यहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कि पृष्ठ 23 पर हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी
को सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातात्विक यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अलग अपने अलग अलग राजा होते थे। और कुछ और यह तर्क देते हैं कि यहाँ एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानताओं। चर्चा कीजिए, क्या हड़प्पाई समाज में सभी लोग समान रहे होंगे? समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार के निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होने से होता स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णयों लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चेलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहा। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरातन वस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मानकों का समापन हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए जो थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण के तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पूरा वस्तुओं तथा बस्तियों इन संस्कृति में से एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों का उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इस विषय में कोई व्याख्या दी गई है। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूखा जाना और या मार्ग बदल लेने तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों तथा मृत भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये चित्र मानचित्र 4 हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र स्वात सिंधु स्वधान एच उत्तरवर्ती सिसोवल झुंकार रंगपुर 2 BC अरब सागर रेखांकित चित्र पैमाने पर नहीं दिया गया है। एक आक्रमण के साक्ष्य डेड मैन लेन, एक सकरी गली जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 3 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपर भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भूरी भूरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में अड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर से 15 इंच की दूरी पर यह एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हें अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंडियन सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत। 1925 में मोहनजोदड़ो के इस भाग में से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने जो भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप से में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्य से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीन किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है
या थे। पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों में मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई हो सकता है? जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास्य ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिकी साक्ष्य के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। R. E. M. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एशियंट इंडियन जर्नल 1947 से उद्धृत। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्य पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थियां पंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए सावधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण से के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। G. F. डेल्स द मिथिकल्स में से कर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशंस 1964 से उद्धृत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। चर्चा कीजिए मानचित्र 1, 2 और 4 के बीच समानताओं और भिन्नताओं पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानियां भी हैं कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजानों के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पूरा वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविदों ने अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत, साहित्य तथा अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्वों में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचानने के लिए उन्हें 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसावी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरा वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। ये चित्र 1.4 कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखाचित्र है। हड़प्पा जैसे पूरा स्थलों जो चीन यात्रियों की यात्रा काल की हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषणों के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसीलिए हालांकि हड़प्पा पुरातत्व वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ कनिंघम तक पहुंच भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये वस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम की एक हड़प्पाई मोहर दी।
उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिसके वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। अध्याय 2 देखिए, उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। पुरास्थल टीले और पुरातात्विक पुरास्थलों, वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनता है। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंडों के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे के रंग, प्राकृतिक और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्य स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव में की जाती है। आमतौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन का स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। ये चित्र 1.25 एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ध्यान से देखने से पता चलेगा कि ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है। ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं दिखाए गए हैं। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभ दशकों में दया राम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के मुहर खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहर मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थल में मिली मुहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, यह भी कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। मार्शल पुरास्थलों के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। हड़प्पा में व्हीलर, आरंभिक पुरातत्वविद, कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में यह लिखा, मुझे याद है कि 1944 की एक गर्म रात का
को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नव नियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपनी स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की टांगों की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी को इस चेतावनी की हमने अपनी निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे प्रारंभ और 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए। इसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। इसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले धीरतापूर्वक बैठा छोड़ा तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियार की रात की आवाज की चीरती हुई आवाजें के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से कफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगे। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारी गण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। R.E.M. व्हीलर माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडियन एंड पाकिस्तान 1976 से उद्धृत। इस चर्चा कीजिए। इस अध्याय में दिए गए विषयों में से कौन से कनिंघम में रुचि कर लगते हैं। 1947 के बाद से कौन कौन से प्रश्न रोचक माने गए। नई तकनीकी तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने I.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक सामान्य क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं की आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीपों के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नाम और जुड़ गए। हालांकि कालीबंगनम, लोथल, राखीगढ़ और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषणों तथा उत्खननों इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के लिए इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरा वस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञों संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वे आधुनिक विज्ञान तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातुओं की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अनुसरण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों के हर सूक्ष्म टुकड़ों का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों का आशा दिलाते हैं। अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविद की हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृद भांडों, औजारों, आभूषण, घरेलू सामानों हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर हैं, पकी मिट्टी तथा धातु। यदि यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचय के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोज प्रारूपिक
की बजाय संयोगिक होती हैं। खोजों का वर्गीकरण। पुरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोज को वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण कोई पूरा वस्तु एक औजार है या आभूषण, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। यह किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मन के चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, या नाले में, कब्र में, या फिर मिट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविद को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों के को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्ति हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोज की तुलना दोनों के संबंध में। व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुओं जो असामान्य हैं, अपरिचित लगती थीं, संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषण से लदी हुई नारी मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मात्र देवी की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थरों से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानवकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसे कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांत में रचनाओं को अनुष्ठान महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार और कालीबंगन और लोथल में मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मुहरों, जिनमें से कुछ संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परिलक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्राकृतिक की पूजा के संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवरों, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लेषित लगते हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रक में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, को आग्दशिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थरों की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किया गया है कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थरों की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आग्दशिव मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धर्म ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है। मेरुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में ये पहली मूर्तियां दिखाई गई हैं। ये मूर्ति चित्र 1.26 में, क्या यह एकमात्र देवी थी? चित्र 1.27 में एक आग्दशिव मुहर, जिस लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसका पूजा शिव भगवान के रूप में होती है।
ये समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरे दुनिया में संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं कि पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त का नाम है। पहली शताब्दी ईसाई में अध्याय 4 भी देखिए। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरणों से मेल नहीं खाता है। फिर भी क्या यह कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वान ने सुझाया। ये चित्र 1.8 में 1.28 मोहरों या लिंग सबसे आरंभिक उत्खनन में से एक। मैक इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं कि लाजवर्दमणि, जैस्पर, चार्ल्स सिडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। अर्नेस्ट मैक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 से उद्धृत है। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्यप्रणाली में विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषी अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्न पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना भी साक्षरता कितनी व्यापक थी। हड़प्पाई कब्रिस्तानों में समाज भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती थी। स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृद भांड बनाती थीं या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी, जैसा कि आजकल दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे। नारी मृण मूर्ति का क्या उपयोग था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और यह भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। चित्र 1.9 में पकी हुई मिट्टी के खिलौने गाड़ी दिखाई गई। चर्चा की हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के वे कौन से पहलू हैं जिनका पुनर्निर्माण पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। काल रेखा एक आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड 20 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान से पूर्व निम्न पुषाण 80,000 पूर्व मध्य पूरा पाषाण 35,000 उच्च पूरा पाषाण और 12,000 मध्य पाषाण 10,000 नव पाषाण आरंभिक कृषि तथा पशुपालक 6,000 ताम्र पाषाण तांबे की पहली बार प्रयोग 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता 1,000 ईसा पूर्व आरंभिक लवकाल महापाषाण सावधान 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। सभी तिथियां अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में विकसित की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। काल रेखा 2 हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण 19वीं शताब्दी 1875 हड़प्पाई मुहर पर कनिंगम की रिपोर्ट 20वीं शताब्दी में 1921 में माधव रूप स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ 1946 में IEM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ 1960 में BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण का आरंभ 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ 1990 में RS बिस्टल द्वारा धौलावीरा में उत्खनन का आरंभ। ये चित्र दिखाया गया है। चित्र 1.30 एक हड़प्पाई समाधान दिखाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो पढ़िए रेमंड तथा ब्रिजेट अल्चिनियन 1997 अर्जी ऑफ द सिविलाइजेशन वाइकिंग नई दिल्ली JS पोसल 2003 द इंडियन सिविलाइजेशन विस्तार नई दिल्ली सीरीन
रत्नाकर 2001 अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा टूली का नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देख सकते हैं: http://हड़प्पा